नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। D614G म्यूटेशन इन कोरोना वायरस। देखिए, इसके रिस्पेक्ट में इस टॉपिक को मैं पहले करंट अफेयर्स की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आप रेगुलरली मेरी करंट अफेयर्स की वीडियोस देख रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत इस टॉपिक के बारे में पहले पता होगा। यहाँ थोड़ा और डिटेल में इस D614 म्यूटेशन के बारे में जानेंगे। इसलिए सबसे पहले तो हम समझेंगे कि दोस्तों ये म्यूटेशन क्या होता है। देखिए, म्यूटेशन को समझना बहुत जरूरी है। ओवरऑल वायरसेस हमारे बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये वायरसेस कैसे अपने फॉर्म को रेगुलरली चेंज करते हैं, और ये जो फॉर्म को रेगुलरली चेंज करना ये हमारी बॉडी के लिए खतरनाक भी हो सकता है और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल भी हो सकता है। इस चीज को भी हम देखेंगे। कोरोना वायरस के अंदर जो म्यूटेशन हो रहा है उसके चलते जो जनता है वो थोड़ी सी डरी हुई है कि भाई म्यूटेशन हो जाएगा तो ये कोरोना वायरस और खतरनाक हो जाएगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस में जो म्यूटेशन हो रहा है वो खतरनाक हो। तो इस रिस्पेक्ट में ये D614G म्यूटेशन क्या होता है, ये म्यूटेशन पहले की म्यूटेशन से कैसे अलग है, इफेक्ट्स क्या हैं इस म्यूटेशन के, ये म्यूटेशन इंडिया में कितना प्रेवलेंट है, और सबसे खास बात, कोरोना वायरस की वैक्सीन पे जो काम चल रहा है ये म्यूटेशन उस वैक्सीन प्रोसेस को कितना अफेक्ट करेगा। जो वैक्सीन नई बन के आएगी, जैसे कोवैक्सीन करके एक वैक्सीन बन रही है, तो इस तरीके की जो अलग अलग वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं, फेज 2 ट्रायल चल रहे हैं, ये वैक्सीन कल की डेट में बन के आती हैं। तो ये D614G जो म्यूटेशन है वो इस वैक्सीन डेवलपमेंट के प्रोसेस को किस तरीके से अफेक्ट करेगा, और ये म्यूटेशन ओवरऑल इस कोरोना वायरस के इफेक्ट को बढ़ाएगा या घटाएगा, इन सब फैक्टर्स पे हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो है ये, इसको पूरा देखिएगा। यूपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यूपीएससी मेंस छोड़िए, ये आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, इसके बारे में चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए ऑलमोस्ट आपको सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल रही हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हो रही है, तो आप हेल्प करने के लिए ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। जो लोग एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से मेरी वीडियोस को नहीं देखते हैं तो वो लोग रेगुलरली इश्यूज इन न्यूज वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, क्योंकि जो डेली नॉलेज के पर्सपेक्टिव से मैं वीडियोस बनाता हूँ वो इश्यूज इन न्यूज में भी, वो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपकी जनरल डॉट्स के जवाब दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए। अब सबसे पहले समझते हैं कि भैया ये म्यूटेशन होता क्या है। म्यूटेशन इज बेसिकली एन अल्टरेशन इन जेनेटिक मटेरियल। जो हमारा जीन है, अब ये जीन एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी हो सकता है, ये जीन एक एनिमल का भी हो सकता है, और ये जीन एक वायरस का भी हो सकता है। तो नॉर्मली देखा जाए जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको आप जेनोम बोलते हो, जिसको आप जीन बोलते हो, तो जो जेनोम होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो वायरस हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, उनके अंदर सेल्स हैं, और उन सेल्स के अंदर मिलते हैं जेनोम्स, जिनको आप बोलते हो जीन। और ये जीन डिसाइड करते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होगा। कभी कभी जो ये जीन होते हैं वो डीएनए के बने हुए होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इन सब में जो जीन है वो डीएनए के बने हुए हैं। और जो वायरल जेनोम्स होते हैं वो डीएनए के भी हो सकते हैं और आरएनए के भी हो सकते हैं। तो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, वो नॉर्मल कर उनकी बॉडी का जो मेकअप होगा वो डीएनए का होगा। वायरस का मेकअप डीएनए का भी हो सकता है, आरएनए का भी हो सकता है। कोरोना वायरस आरएनए जीन का वायरस है। अब देखिए, डीएनए में रेगुलरली म्यूटेशंस होते रहते हैं। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी स्केल लगातार डिस्ट्रॉय हो रही है, लगातार बन रही है, नई सेल्स दो भागों में टूट करके नई सेल बना रही हैं, तो पुरानी सेलों से नई सेल बनती है। अब ये जो सेल का रेप्लिकेशन है, इससे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। लेकिन इस सेल के रेप्लिकेशन में कोई एबनॉर्मल फंक्शन हो जाए तो जो सेल्स जिस तरीके से रेप्लिकेट कर रही हैं उनका जो नॉर्मल पैटर्न है वो अफेक्ट हो सकता है, और इससे बनता है कैंसर। आपको पता है ना कैंसर का मतलब क्या होता है, कि कुछ अनवांटेड सेल्स आ गई। वो अनवांटेड सेल्स कैसे आएंगी, जो पुरानी सेल काम कर रही हैं, वो पुरानी सेल अगर कुछ गलत तरीके से काम कर जाएं, और वो गलत तरीके वाले काम में कुछ ऐसी सेल्स प्रोड्यूस हो जाए जो कि जरूरत नहीं थी। आगे बात की जाए, जो म्यूटेशंस होते हैं एग में और स्पर्म सेल्स में, जिनको बोलते हैं जर्मिनल म्यूटेशंस, में रिजल्ट इन एन इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग ऑल ऑफ हुज सेल्स कैरी द म्यूटेशन व्हिच ऑफन कन्फर्स सम सीरियस मालफंक्शन। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म निकला, तो ये ह्यूमन बींग्स में भी हो सकता है, ये एनिमल्स में भी हो सकता है। आप पता है रिप्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स, लिविंग बींग्स, ह्यूमन बींग्स, सब लोग, इनके जो बच्चे निकल के आते हैं। अभी देखिए, जो म्यूटेशन जेनेटिक होते हैं, मतलब कि
ऑब्वियस सी बात है, एक लिविंग बीइंग, एक लेडी एक बच्चे को पैदा कर रही है, तो वो बच्चे के अंदर जो सेल आ रही हैं वो एक्चुअली उसकी माँ की ही हैं। तो अगर उसकी माँ के अंदर कुछ डिजीजेस होंगी और वो डिजीजेस उस बच्चे के अंदर भी आ जाती हैं, तो बेसिकली ये जीन ट्रांसफर से होने वाली डिजीज हैं जिनको जेनेटिक डिजीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिस्टिक फाइब्रोसिस, यहां पे भी म्यूटेशन का रोल होता है। ठीक है, तो म्यूटेशन इज एक्चुअली अ वेरी डेंजरस थिंग। हर जगह डेंजरस नहीं है, बट बहुत सी जगहों पर डेंजरस हो जाता है। ज्यादातर जो म्यूटेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैंसर की बात करो, तो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में क्या हुआ कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेस पे आप बहुत ज्यादा देर तक एक्सपोज रहते हो। तो होता यह कि अल्ट्रावायलेट एक्स रेस, कभी आप देखो दोस्तों, आप सिटी स्कैन कराने जाओ, ठीक है, बहुत तरीके के स्कैन होते हैं, आप एमआरआई कराने जाओ, हाई बीम की जो एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो आपकी बॉडी से पास होंगे। इसीलिए बोला जाता है कि बहुत ज्यादा देर तक एक्स रेज या अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आप नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? क्योंकि देखिए, आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो लगातार फंक्शन कर रही है, उनका एक पैटर्न है फंक्शन करने का। अभी अगर उन सेल्स के फंक्शन करने के पैटर्न में अगर आप उनको हाई एनर्जी से एक्सपोज कर देते हो, तो वो पैटर्न बिगड़ सकता है। और अगर वो पैटर्न बिगड़ गया तो कुछ अननेसेसरी और अनवांटेड सेल्स पैदा हो सकती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में बढ़ बढ़ के कैंसर बना देंगी। एंड दैट्स वाई कैंसर होता ही इस म्यूटेशन की वजह से। तो नो डाउट म्यूटेशन बहुत डेंजरस हो सकता है, और म्यूटेशन जेनेटिक डिजीजेस को भी कॉज करता है। तो बेसिकली दिस इज म्यूटेशन। बहुत तरीके से हो सकता है म्यूटेशन। आप यहां देख सकते हैं, इस फिगर में अगर आप देखिए तो यहां देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है, म्यूटेशन में क्या हुआ कि ये कांस्टेंट स्ट्रेन है, तो अगर इतने स्ट्रेन को आप काट दो तो ये बन के आ जाएगा, तो यहां पे डिलीशन हो गया। डुप्लीकेशन में क्या होगा कि ये जो एक ऐसा स्ट्रेन था, ऐसा ही अपने नीचे की तरफ कंटिन्यू कर दिया, तो ये बन के आ गया। इन्वर्जन, इस स्ट्रेन में ये वाला है, इसको पलट के ऐसे कर दिया, तो ये अगर ऊपर था, पलट के ऐसे लगा दिया, ये इन्वर्जन हो गया। सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसलोकेशन। तो भाई म्यूटेशन में बहुत अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन होते हैं। ये कभी कभी नेचुरली काम करते हैं, और कभी कभी जो लोग डीएनए इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व हैं, जीन एडिटिंग में इन्वॉल्व हैं, वहां पे ये लोग आर्टिफिशियली भी करते हैं। आर्टिफिशियल म्यूटेशन ऑब्वियसली ह्यूमन साइंस की बेनिफिट के लिए किया जाता है, बट कहीं ना कहीं बहुत अनएथिकल रिसर्च भी चलती है इसमें। ज्यादातर जो कैंसर्स होते हैं वो नेचुरल म्यूटेशन की वजह से ही होते हैं। अब वो नेचुरल म्यूटेशन आपकी किसी गंदी आदतों की वजह से हो सकता है, या फिर आप किसी हाई एनर्जी सोर्स को एक्सपोज हो गए उसकी वजह से हो सकता है। तो बहुत सी रीजन है। अब बात आते हैं मेन चीज पे, ये D614G म्यूटेशन क्या है? कोरोना वायरस जो है दोस्तों, कोई भी वायरस हो, वो वायरस जब किसी एक होस्ट की बॉडी में घुसेगा, तो देखिए वायरस को भी सरवाइव करना है। वायरस जैसे कि होता है ना कि एक ह्यूमन बीइंग जिंदा रहने के लिए सरवाइव करता है, उसी तरीके से एक वायरस भी जिंदा रहने के लिए सरवाइव करता है। तो जब वायरस एक ह्यूमन बॉडी के अंदर घुसेगा, तो वहां जाके बार बार अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि वो भी जिंदा रहना चाहता है, वो जल्दी मरना नहीं चाहता है, और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उस वायरस को मारती है। तब ये जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस जब इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर घुसेगा, तो अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, और इन कॉपी बनाने के प्रोसेस में कभी कभी म्यूटेशन हो जाता है। मतलब कि जो नॉर्मली जीन स्ट्रक्चर है इस कोरोना वायरस का, वो जीन स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ गए। D614G में क्या हुआ कि ये जो वायरस था, इसकी 614वीं पोजीशन में जो एस्पार्टिक एसिड था, इसकी जगह आ गया ग्लाइसिन। तो डी की जगह आ गया जी, यानी एस्पार्टिक एसिड की जगह आ गया ग्लाइसिन, और इसको लोग बोला गया D614G, जो कि 614th पोजीशन पे आया। सबसे पहले ये म्यूटेशन चाइना में देखने को मिला, यूरोप में, फिर यूएस, कनाडा, और फाइनली इंडिया में भी अब ये देखने को मिल रहा है। ये जो D614G है, ये स्पाइक प्रोटीन ऑफ द वायरस में मिलता है। देखिए, जब बात होती है दोस्तों हमारे कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस में चार चीजें हैं। एक होती है S1 S2, ये स्पाइक प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद एक चीज होती है आपकी RBD, जिसको बोलते हैं रिसेप्टर बिल्डिंग डोमेन, और चौथी चीज होती है न्यूक्लियोप्सिड। जो एंटीबॉडी, आपने सेरो सर्वेस का नाम सुना होगा, मैंने सेरो सर्वे पे भी एक वीडियो बनाई है। तो सेरो सर्वे में हमारे खून का सैंपल लेके एंटीबॉडीज ढूंढते हैं। वो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो किसके लिए होती हैं? S1 स्पाइक प्रोटीन, S2 स्पाइक प्रोटीन, RBD रिसेप्टर बिल्डिंग डोमेन, और N न्यूक्लियोप्सिड। इन चार के लिए एंटीबॉडीज ढूंढी जाती हैं सेरो सर्वेज में। सेरो सर्वे, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी सेरो सर्वे के बारे में। S1 S2 RBD, N क्या होता है, न्यूक्लियोप्सिड क्या होता है, रिसेप्टर बिल्डिंग डोमेन, S1 स्पाइक प्रोटीन, S2 स्पाइक प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं, ये मैंने वहां पे आपको ढंग से समझाया है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। देखिए,
कोरोना वायरस जो है एक ट्राइलेटरल प्रोटीन का अरेंजमेंट है और इसमें जो 3 प्रोटीन चेन मिलती है ना, इस हर चेन में 2 सब यूनिट्स हैं, एक S1 यूनिट है, एक S2 यूनिट है। जो S1 यूनिट है दोस्तों, ये होस्ट सेल्स के साथ अटैच करती है। जो होस्ट है, जो ह्यूमन बॉडी है, इसको बोला था ह्यूमन ACE2 रिसेप्टर, इसके साथ अटैच करता है ये S1 सब यूनिट। और जो S2 सब यूनिट है, ये एक सॉर्ट ऑफ फ्यूजन कराता है वायरल और ह्यूमन मेम्ब्रेन्स के बीच में। अब देखिए फंक्शंस बहुत जबरदस्त तरीके से कॉम्प्लेक्स हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं घुसेंगे। तो S1 सब यूनिट आपका ह्यूमन ACE2 के साथ अटैच कर रहा है और कहीं ना कहीं जो ह्यूमन के मेम्ब्रेन्स हैं और जो वायरल यानी उस वायरस के मेम्ब्रेन्स हैं, उनको मिलाने का काम कर रहा है S2। जो RBD है, रिसेप्टर बिल्डिंग डोमेन, वो इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है, यानी कि जब एक वायरस पूरी तरीके से ह्यूमन के सिस्टम में घुस जाएगा तो उस वायरस के अगेंस्ट में जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इस RBD के थ्रू आने वाले वायरस के थ्रू होगा और एंटीबॉडी यहां से बनना शुरू होंगी। तो अब देखिए ये इतनी कॉम्प्लेक्स असेंबली है, S1, S2, RBD और न्यूक्लियोप्सिड, ये चारों एक अलग ही प्रोसीजर में काम करते हैं। अब S1 और S2 की बात की जाए, अगर आप बात करो D614G म्यूटेशन की, तो ये S1 में मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये S2 के साथ नहीं है, बट चूंकि आपको पता है कि S2 फ्यूजन करवा रहा है वायरल और ह्यूमन मेम्ब्रेन्स का, तो जो D614G म्यूटेशन है वो S2 के बहुत पास है। तो कहीं ना कहीं D614G म्यूटेशन का इफेक्ट पड़ रहा है S1 के ऊपर, S2 के ऊपर, लेकिन दिस D614G म्यूटेशन का इफेक्ट RBD के ऊपर नहीं पड़ रहा है। उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। मैं आपको बहुत डीप की बातें बता रहा हूं, वैसे जरूरत नहीं है इतना जानना, बट फिर भी मैं उस हद तक समझा रहा हूं ताकि जितना ज्यादा हो सके आप समझ लो। अगर आप बात करो इस D614G म्यूटेशन की, तो सेल नाम की जो जर्नल है वहां पे ये पता चला था कि 1 मार्च से पहले 997 जो ग्लोबल जीनोम सीक्वेंसेस थे, देखिए इसमें से 10% में आपको ये D614G मिला था। 1 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में 67% ऑफ द जीनोम सीक्वेंसेस में D614 मिला, जी मिला, और 1 अप्रैल से मई 18 के बीच में 78% ऑफ द सीक्वेंसेस में D614G म्यूटेशन मिला। देखिए म्यूटेशन बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इन म्यूटेशंस के बीच में भी आपस में कंपटीशन है। तो कुछ म्यूटेशन से बने हुए स्ट्रेन ही सरवाइव कर पाते हैं और D614G म्यूटेशन का जो स्ट्रेन है वो लंबा सरवाइव कर रहा है। कहीं ना कहीं D614G ज्यादा इन्फेक्ट करता है एक इंडिविजुअल को। इस D614G में ये काबिलियत है कि वो इंडिविजुअल की नाक और थ्रोट के अंदर जो सेल वॉल्स हैं उनके साथ इफेक्टिवली अपने आप को चिपका लेता है। अब देखिए ये D614G वायरल लोड को बढ़ाएगा। वायरल लोड मतलब इंक्रीज्ड इन्फेक्टिविटी है। तो कोरोना वायरस के हमारी बॉडी के साथ चिपक जाने के जो चांसेस हैं वो इस D614G की वजह से बढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन किस हद तक ये एक पेशेंट की मॉर्टेलिटी को बढ़ाएगा, किस हद तक एक पेशेंट के अंदर कोविड-19 की सीवियरिटी को बढ़ाएगा, इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। कहीं ना कहीं आपके बॉडी का मेकअप, आपकी क्या एज है, आपको कौन सी और बीमारियां हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये D614G आपको कितना अफेक्ट करेगा। अब कहीं ना कहीं दुनिया भर में दोस्तों हम सबको पता है कि जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक और बहुत सारे लोग क्योर हो रहे हैं। तो इससे हम लोग एक चीज तो सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि जो D614G म्यूटेशन है ये उतना डेंजरस नहीं है। चूंकि अगर ये इतना डेंजरस होता तो लोग बहुत भारी तादाद में मर रहे होते। जो सार्स कोविड-19 के पॉजिटिव सैंपल्स मिले हैं दिल्ली में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, उन सब में ये D614G म्यूटेशन हमको देखने को मिला है। नो डाउट पूरे इंडिया में ये म्यूटेशन हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए अभी भी D614G के ऊपर एक बहुत लंबी स्टडी चल रही है। समझने की जरूरत यह है कि क्या जो वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है इंडिया में वो इस D614G के म्यूटेशन की वजह से अफेक्ट होगा। अभी तो देखिए पूरी तरीके से बोल पाना मुश्किल है क्योंकि लैक ऑफ डाटा है, अभी इसके ऊपर रिसर्च जारी है। लेकिन जो थोड़ी बहुत रिसर्च हुई है उसके हिसाब से देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। देखिए जो कोरोना वायरस है, दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस। तो ये आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस नहीं है। हर प्रकार के वायरस म्यूटेट करते हैं, कोरोना वायरस भी म्यूटेट करता है। इनफैक्ट जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो भी म्यूटेट करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए हर साल नई वैक्सीन लेके आनी पड़ती है, चूंकि पुरानी वैक्सीन नए प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस की तरफ इनइफेक्टिव हो जाएगी। बात दोस्तों ये पे ये है, कहा यह जा रहा है कि जो वैक्सीन नई डेवलप होके आएगी ना,
वो इस म्यूटेटेड D614G के ऊपर भी इफेक्टिव होगी। क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है, मैंने आपको बताया ना कि कोरोना वायरस में 4 मेन पार्ट्स हैं, S1, S2, RBD, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन और न्यूक्लियोप्सिड। इसमें से जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है, बेसिकली ये वो डोमेन है जहां से वायरस एंट्री मार रहा है होस्ट सेल के अंदर, और जब वायरस एंट्री मारता है होस्ट सेल के अंदर तो उसके अगेंस्ट एक ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स आता है। अब आप बोलोगे सर S1 S2 में भी तो यही है। अब यहां पे थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। इसके लिए आपको वायरस का स्ट्रक्चर, ह्यूमन होस्ट सेल्स में किस किस जगह पे अटैक कर रहा है वो वायरस, उसका पूरा फिगर देखना पड़ेगा। फिर उसमें हम बायोलॉजी में घुस जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप समझिए एक लाइन में कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का इस वायरस के अगेंस्ट में, वो आता है आरबीडी के थ्रू। और आरबीडी में ये D614G का जो वायरस म्यूटेशन है वो नहीं है। D614G का म्यूटेशन S1 में, कुछ कुछ हद तक वो S2 के पास है, आरबीडी में नहीं है। और आरबीडी वो फ्रेगमेंट है वायरस का जो सीधे सीधे होस्ट सेल में घुस रहा है और इम्यून रिस्पॉन्स को निकाल रहा है। तो जब आरबीडी में ये D614G का म्यूटेशन नहीं है, इसके चलते आरबीडी जब घुसेगा एक होस्ट सेल के अंदर और उसके रिस्पॉन्स में जो भी एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगी, ये एंटीबॉडीज दे विल बी इफेक्टिव अगेंस्ट D614G। और इन एक्टिव बॉडीज की स्टडी से ही वैक्सीन बनाई जा रही है। तो ओवरऑल ये कहा जा रहा है, अभी की बेसिस पे जो डाटा निकल के आ रहा है वो ये बोल रहा है कि जो नई वैक्सीन बन के आएगी दैट विल बी इफेक्टिव अगेंस्ट D614G म्यूटेशन। जब तक एक म्यूटेशन आरबीडी डोमेन में नहीं पहुंचता उस वायरस के, तब तक अभी का जो वैक्सीन का काम चल रहा है वो डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। 99% जो वैक्सीन बन के आएगी वो हर प्रकार की म्यूटेशन को हैंडल कर सकती है। इनफैक्ट D614G की म्यूटेशन को हैंडल कर सकती है। अब बात करते हैं कि म्यूटेशन किस हद तक ह्यूमन बींग्स के लिए डेंजरस हो सकता है। देखिए, खास बात दोस्तों ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत प्रकार के म्यूटेशंस हो रहे होंगे कोरोना वायरस में भी, लेकिन कुछ म्यूटेशन ही सर्वाइव करते हैं। मेन चीज ये है कि कहीं ना कहीं ज्यादा लोग एसिम्टोमेटिक है, ज्यादा लोग मर नहीं रहे हैं। मतलब जो नया म्यूटेट होकर वायरस आ रहा है, चूंकि 78% में ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो अगर ये डेंजरस होता तो लोग मर रहे होते। तो वायरस एक ऐसा होस्ट चाहता है जिसके अंदर वायरस सर्वाइव कर सके। अब अगर मान लीजिए वायरस एक लिमिट से ज्यादा लीथल है, वो होस्ट को इन्फेक्ट करे और अगर होस्ट को मार देगा तो उस होस्ट के साथ वो वायरस भी मर जाएगा। अगर एक आदमी के अंदर, नेचुरली समझिए ये नेचर का नियम है, नेचर का नियम सिंपली ये बोलता है कि अगर कोई एक चीज सर्वाइव करना चाहती है तो वो जिस चीज पे सर्वाइव कर रही है उसको नहीं मारेगी। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर कोरोना वायरस आ रहा है तो वो कोरोना वायरस ह्यूमन बींग्स पे सर्वाइव कर रहा है, तो वो ह्यूमन बींग को एक लिमिट के आगे नहीं मारेगा। क्योंकि ह्यूमन बींग मर गया तो कोरोना वायरस भी मर जाएगा। इसलिए कोरोना वायरस के ये इंटरेस्ट में है कि जिस ह्यूमन बींग को वो अफेक्ट कर रहा है वो ह्यूमन बींग ना मरे। इसलिए कहीं ना कहीं जो कोविड-19 का म्यूटेटेड स्ट्रेन है, जितना ये डेंजरस समय में आ रहा है, जितना ये डेंजरस दिख रहा है, उतना डेंजरस है नहीं है। ये इसका एक माइल्डर वर्जन है। कहीं ना कहीं D614G ओरिजिनल कोरोना वायरस स्ट्रेन से एक माइल्डर वर्जन है जिसको ह्यूमन बींग्स संभाल सकते हैं। वो ह्यूमन बींग्स के अंदर मॉर्टिलिटी, लिथलिटी एक लिमिट से ज्यादा लेके नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं जो भी वैक्सीन बन रही है वो D614G म्यूटेशन के ऊपर भी इफेक्टिव होगी। ये D614G आपकी यूपीएससी मेंस में बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और वन लाइनर और प्रीलिम्स में तो ये आ ही सकता है। ऐसे में भी आप इसको कोट कर सकते हो। अगर कभी कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई ऐसे लिखना, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना, तो म्यूटेशन कोट कर देना, वहां पे D614G को कोटेड कर देना, S1 S2 RBT N लिख देना, थोड़ा बहुत नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट जरूर दीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ कमेंट कर दीजिए, इससे यूट्यूब के एल्गोरिदम में थोड़ा पुश मिलेगा मेरे चैनल को। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।